नमस्कार। तो चलिए आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी में उतरते हैं जिसने सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि कह सकते हैं कि सपनों से भारत के शहरों को गढ़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीएलएफ की। आइए देखते हैं कि कैसे इस एक नाम ने दिल्ली और उसके आसपास के शहरी नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये लाइन डीएलएफ के विशालकाय कद को एकदम सही से बताती है। ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि उस नए भारत की कहानी है जो अपनी एक अलग पहचान बना रहा था। तो इस सफर के उतार चढ़ाव, इसकी बुलंदियों और गहराइयों को चलिए थोड़ा और करीब से समझते हैं। कहते हैं ना कि हर साम्राज्य की नींव एक छोटे से पत्थर से रखी जाती है। डीएलएफ की कहानी भी कुछ कुछ वैसी ही है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब भारत अपनी आज़ादी की सुबह का इंतजार कर रहा था और एक शख्स ने सिर्फ मकान नहीं बल्कि पूरे के पूरे समुदाय को बसाने का एक बहुत बड़ा सपना देखा था। नाम में ही देखिए पूरी कहानी छिपी है, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। इसकी जड़ें दिल्ली की मिट्टी में थी। साल था 1946। जब देश एक नए भविष्य की ओर देख रहा था, तब चौधरी रघुवेंद्र सिंह ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां सुनियोजित मॉडर्न शहर हों। ये एक ऐसा आइडिया था जो उस समय के लिए आप सोचिए बिल्कुल क्रांतिकारी था। तो डीएलएफ ने दिल्ली के दिल में अपनी पहचान बनानी शुरू की। करोल बाग, राजौरी गार्डन, मॉडल टाउन, ये सिर्फ कॉलोनियां नहीं थी। ये नए भारत के मिडिल क्लास के सपनों के घर थे। और बस यहीं से डीएलएफ और भरोसे का एक अटूट रिश्ता बनना शुरू हो गया। लेकिन दिल्ली तो बस एक शुरुआत थी। अब डीएलएफ एक ऐसी छलांग लगाने वाला था जो रियल एस्टेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती। उन्होंने अपनी नजरें दिल्ली से परे एक बंजर सी जमीन पर टिका दी, जिसे आज हम सब गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। जरा इस बदलाव की कल्पना करके देखिए। 70 के दशक का एक शांत, लगभग अनजाना सा गांव और आज का ये चमकता हुआ गुरुग्राम, जो भारत की कॉर्पोरेट राजधानी है। ये सिर्फ विकास नहीं है, ये एक क्रांति है। और इस क्रांति के सेंटर में था डीएलएफ का वो साहसी विजन। डीएलएफ की विरासत असल में इन बड़ी बड़ी इमारतों में बसती है। साइबर सिटी को ही ले लीजिए, जहां दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, या फिर मॉल ऑफ इंडिया, जहां लोग सिर्फ खरीदारी करने नहीं जाते बल्कि एक एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। इन प्रोजेक्ट्स ने सिर्फ शहर नहीं बनाए बल्कि जीने का एक नया तरीका भी सिखाया। असल में डीएलएफ की असली ताकत उनकी डाइवर्सिटी में थी। घर, ऑफिस, मॉल, होटल, उन्होंने शहरी जीवन के लगभग हर पहलू को छुआ और इसी स्ट्रैटेजी ने उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव में भी मजबूती से टिके रहने की ताकत दी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप सूरज के बहुत करीब उड़ते हैं तो पंख जलने का खतरा भी होता है। डीएलएफ के इस चमकदार सफलता के पीछे विवादों के कुछ गहरे साये भी थे, जिन्होंने कंपनी को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है ना? डीएलएफ के मामले में भी ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे उनकी इमारतें ऊंची होती गईं, उन पर लगने वाले आरोप भी उतने ही गंभीर होते गए, जिससे उनकी साख और छवि दोनों दांव पर लग गई। सबसे बड़ा विवाद तो तब खड़ा हुआ जब डीएलएफ का नाम रॉबर्ट वाड्रा के साथ एक लैंड डील में जुड़ा। आरोप ये लगे कि जमीन बहुत सस्ते में खरीदी गई और पॉलिटिकल कनेक्शंस का फायदा उठाया गया। खैर, ये मामला कानूनी प्रक्रिया से गुजरा और अदालतों की चौखट तक भी पहुंचा। और इसके बाद 2014 में बाजार की निगरानी करने वाली संस्था यानी सेबी ने भी डीएलएफ पर शिकंजा कसा। आरोप ये था कि जब कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेच रही थी, जिसे आईपीओ कहते हैं, तो उसने कुछ बहुत जरूरी जानकारियां छिपाई थीं। इसका नतीजा ये हुआ कि डीएलएफ को कुछ समय के लिए शेयर बाजार से बाहर कर दिया गया। तो एक तरफ विवाद, दूसरी तरफ आर्थिक मंदी। इस दोहरे झटके ने डीएलएफ को लगभग घुटनों पर ला दिया था। कई लोगों को लगा कि बस अब ये अंत है। लेकिन यहीं से डीएलएफ ने अपनी वापसी की एक सबसे अविश्वसनीय कहानियों में से एक लिखी। 2008 की जो ग्लोबल मंदी थी, वो एक सुनामी की तरह आई, जिसने रियल एस्टेट की दुनिया को तहस नहस कर दिया। डीएलएफ भी इस तूफान में बुरी तरह फंस गया। सिर पर भारी कर्ज का बोझ, प्रोजेक्ट्स रुके हुए और खरीदार तो मार्केट से जैसे गायब ही हो गए थे। इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने के लिए डीएलएफ ने एक 3 सूत्रीय योजना अपनाई। पहला, कर्ज का बोझ हल्का करो। दूसरा, जो बिजनेस जरूरी नहीं है उसे बेच दो। और तीसरा, अपनी पूरी की पूरी ताकत वहां लगाओ जहां तुम सबसे मजबूत हो, यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी। और पता है, ये स्ट्रैटेजी एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई।
आज डीएलएफ न केवल अपने पैरों पर वापस खड़ा है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब उनका नाम सिर्फ उनके साइज के लिए नहीं, बल्कि क्वालिटी और भरोसे के लिए भी जाना जाता है। तो अतीत के तूफानों से निकलकर अब डीएलएफ किस भविष्य की ओर बढ़ रहा है। आइए जरा उनकी आने वाली योजनाओं पर एक नजर डालते हैं कि कल के शहर आखिर कैसे होंगे। डीएलएफ अब भविष्य के शहर बना रहा है। उनका ध्यान अब ग्रीन बिल्डिंग्स पर है, मतलब ऐसी इमारतें जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, और स्मार्ट सिटीज पर, जो टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी जिंदगी को आसान बनाएंगी। वो एक बार फिर से भारत के शहरी भविष्य को एक नया आकार देने के लिए तैयार हैं। डीएलएफ की पूरी कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। एक बड़ा सपना देखो, बड़े जोखिम उठाने से मत डरो, और सबसे जरूरी, वक्त के साथ खुद को बदलना सीखो। शायद यही हर बड़ी सफलता का असली मूल मंत्र है। अंत में बस यही कह सकते हैं कि डीएलएफ की कहानी एक प्रेरणा भी है और एक चेतावनी भी। यह दिखाती है कि कैसे एक विजन पूरे शहर को बना सकता है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाती है कि सफलता के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि शिखर पर पहुंचना तो मुश्किल है ही, लेकिन शिखर पर बने रहना शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल है। डीएलएफ की यात्रा इसी की एक जीती जागते मिसाल है, जो हमें हमेशा प्रेरित भी करेगी और हाँ, सचेत भी रखेगी।